दोस्तों अभी कुछ महीनों पहले शिप ऑफ थीसिस मूवी का मैंने एक रिव्यू किया था, जिस वीडियो पे आप सभी का बहुत अच्छा रिस्पांस आया। देर से ही सही, पर वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आज के इस वीडियो में हम लोग इसी फिल्म के बारे में थोड़ा और डिटेल में बात करेंगे, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि शिप ऑफ थीसिस पैराडॉक्स असल में है क्या, और ये शिप ऑफ थीसिस पैराडॉक्स किस तरह से हमारी आइडेंटिटी, हमारा नेचर, हमारे बिलीफ सिस्टम, हमारे व्यूज, इवन हमारी लाइफ को भी एक मीनिंग देता है। फिल्म में दिखाई गई तीनों कहानियां किस तरह एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, फिल्म की विजुअल स्टाइल, फिल्म की एंडिंग, और किस तरह शिप ऑफ थीसिस पैराडॉक्स को इस फिल्म में एक्सप्लोर किया गया है। क्योंकि यार मैंने ना बहुत सारी मूवीज देखी है, बस यही एक फिल्म है जो मुझे किसी भी तरह से एक फिल्म नहीं लगती। इस फिल्म को बनाने का पर्पस किसी भी तरह से पैसा कमाना, ऑडियंस को थिएटर्स तक लाना, इसे हर जगह एक किसी भी दूसरी फिल्म की तरह प्रमोट करना, ये तो बिल्कुल भी नहीं था। क्योंकि ये कोई ऐसी फिल्म नहीं है जिसे आपने आज देखा और कुछ दिनों बाद भूल भी गए। शिप ऑफ थीसिस इतनी ज़्यादा थॉट प्रोवोकिंग फिल्म है कि ये हमारे थॉट्स को, हमारे बिलीफ सिस्टम को, हमें खुद को अंदर से पूरी तरह बदलने की ताकत रखती है, ऐसा मेरा मानना है। तो वेलकम बैक टू सिने एक्सप्लोरर, और शुरुआत करते हैं कि असल में शिप ऑफ थीसिस पैराडॉक्स आखिर है क्या। तो इसको ध्यान से समझना। अगर बहुत बहुत सिंपल करके भी समझाऊं तो मान लो कि आपके पास एक शिप है जो कि थोड़ी पुरानी हो गई है। तो अगर उस शिप के सारे पार्ट्स को एक एक करके दूसरे नए पार्ट से रिप्लेस कर दिया जाए, तो क्या तब भी वो वही शिप है? क्या तब भी वो आप ही की शिप है जो वो पहले हुआ करती थी? और अगर मैं उन पुराने पार्ट्स को जोड़कर फिर से एक शिप बना दूं, तो अब आपकी शिप कौन सी है? तो देखो, जहाँ तक मुझे ये फिल्म समझ में आई है, इसका पूरा पूरा कनेक्शन हमारी आइडेंटिटी के साथ है। हम सभी जानते हैं कि हमारी बॉडी फिजिकली और मेंटली कुछ ऐसी चीज़ों से बनी है जिन्हें रिप्लेस किया जा सकता है। हमारे बॉडी के ऑर्गन्स, हमारे ब्रेन के सेल्स, इन सब में वक्त के साथ साथ में बदलाव आते रहते हैं। और मैंने एक जगह पढ़ा भी था कि हमारे ब्रेन के सेल्स हर 7 साल में पूरी तरह रीजनरेट होते हैं, और हमारे बॉडी ऑर्गन्स 11 साल में। और आप मानो या ना मानो, हम सब लोग इस बात पे पूरी तरह बिलीव करते हैं कि हमारी जो आइडेंटिटी है, हमारे जो बिलीव्स है, वो फिक्स्ड है, बिल्कुल परमानेंट है, उन्हें हम खुद भी चेंज नहीं कर सकते। शिप ऑफ थीसिस आपकी इसी सोच को क्वेश्चन करता है। और देखो, मुझे रियलिटी का नहीं पता, लेकिन फिल्म में हमें जितनी कहानियां दिखाई जाती है उन सब में ये साबित होता है कि हमें चेंज को एक्सेप्ट करना पड़ता है, चाहे वो फिजिकल लेवल पे हो, चाहे वो मेंटल लेवल पे हो, चाहे वो चेंज हमारे थॉट्स के पर्सपेक्टिव से हो या फिर हमारी आइडेंटिटी के पर्सपेक्टिव से। वो कभी भी फिक्स्ड नहीं रह सकता और हमें उसे एक्सेप्ट करना पड़ता है। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, तो अगर आपको इस फिल्म की कहानी में दिलचस्पी है, अगर आपने ये फिल्म ऑलरेडी देखी है या फिर इसे देखने का सोच रहे हो, तो ही इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि इस वीडियो में बहुत सारे स्पॉयलर्स होने वाले हैं। शुरुआत करते हैं फिल्म की सबसे पहली कहानी से, जहाँ पर आलिया एक पैशनेट फोटोग्राफर, जिसके लिए इवन एक फोटोग्राफ भी एक मटेरियल से कहीं ज़्यादा है। आलिया का मानना है कि एक फोटोग्राफ सिर्फ और सिर्फ उस सीन को कैप्चर नहीं करता, बल्कि उसकी ट्रू ब्यूटी, उसके एसेंस को, यहाँ तक कि उसकी मेमोरीज को भी अपने अंदर समेट लेता है। आलिया देख नहीं सकती, पर वो बिना देखे इतनी अच्छी फोटोग्राफ्स क्लिक कर पाती है कि एक बार के लिए उन पिक्चर्स को देखकर यकीन ही नहीं होता कि ये एक ऐसे इंसान ने क्लिक की है जो कि देख नहीं सकता। जहाँ एक तरफ आलिया अपनी फोटोग्राफी की स्किल्स को और भी ज़्यादा बेहतर बनाने की कोशिश में लगी रहती है, वहीं दूसरी तरफ वो इस बात को लेकर भी बहुत खुश होती है कि उसका कॉर्निया ट्रांसप्लांट हो सकता है। दोस्तों, अगर हम लोग भी आलिया की जगह होते हैं तो हमारे मन में भी ये ख्याल आता कि अगर हम बिना देखे इतनी अच्छी पिक्चर्स क्लिक कर सकते हैं, तो क्या होता अगर हम देख सकते। आगे हम देखते हैं कि आलिया की आंखों का ऑपरेशन सक्सेसफुल हो जाता है और वो फिर से देख पाती है। पर फिर कुछ ऐसा होता है जिस पे शायद आप, मैं, हम जैसे लोग एक बार के लिए यकीन ही ना कर पाएं। बहुत सारी पिक्चर्स क्लिक करने के बाद आलिया को ये एहसास होता है कि उसकी आंखों की रोशनी तो लौट आई, पर अब उसकी क्लिक की गई पिक्चर्स में वो बात ही नहीं है। उसे अपने फोटोग्राफ्स में काफ़ी कुछ मिसिंग लगता है। वो अपनी काफ़ी सारी फोटोज़ को अपनी पुरानी पिक्चर्स से कंपेयर भी करती है, और उसे ये साफ दिखता है कि जब वो देख नहीं सकती थी तब वो इतनी खूबसूरत पिक्चर्स क्लिक करती थी, और अब जब वो पूरी तरह देख सकती है तो उसकी फोटोग्राफी में वो बात रही ही नहीं। तो अब यहाँ पे शिप ऑफ थीसिस की थ्योरी अप्लाई होती है 2 बातों में। सबसे पहला, कि हमारी क्रिएटिविटी का, हमारे आर्ट का, हमारी आइडेंटिटी का हमारे बॉडी पार्ट्स के साथ में कोई कनेक्शन है? क्या सच में आलिया की क्लिक की गई पिक्चर्स अच्छी नहीं हैं, या फिर ये सिर्फ उसका वहम है? शायद उसे सिर्फ ऐसा लग रहा हो कि उसका विजन तो उसे वापस मिल गया, पर उसका आर्ट कहीं खो गया। और दूसरा सवाल, जब आलिया देख नहीं सकती थी तो वो अपने आसपास की चीज़ों को महसूस करती थी। वो उन सब लोगों को, उन सारे ऑब्जेक्ट्स को पूरी तरह फील कर पाती थी जो उसके आसपास में है। तो क्या सिर्फ इसी वजह से कि उसकी बॉडी का एक पार्ट रिप्लेस हो चुका है, क्या उसकी फीलिंग्स भी बदल गई? क्या उसने अपनी ट्रू आइडेंटिटी खो दी? तो मेरे ओपिनियन में यहाँ पर ये सब कुछ जो आलिया के साथ हो रहा था, मेरे हिसाब से वो उसका भ्रम है। उसकी क्लिक की गई फ़ोटोज़ अगर आप में से या हम में से कोई देखे,
तो उसे उसकी पुरानी और उसकी नई फोटोज में फ़र्क इतना जल्दी पता नहीं चलेगा। ये शायद सिर्फ उसका वहम है, और आपको तो पता ही है कि वहम कितनी खतरनाक चीज़ है। अब इस कहानी पे ये था मेरा ओपिनियन। आपको क्या लगता है यहाँ पर शिप ऑफ थीसिस की थ्योरी को कैसे इम्प्लाई किया जा सकता है? आपके आइडियाज़ मेरे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करना। बढ़ते हैं अगली स्टोरी की तरफ। मैत्रेय, एक साधु जो कि फार्मास्यूटिकल कंपनीज के खिलाफ चल रहे एक केस का हिस्सा बनता है, जिसे इस बात से बहुत तकलीफ होती है कि किस तरह कुछ फार्मास्यूटिकल्स कंपनीज अपनी दवाइयों का एक्सपेरिमेंट करने के लिए एनिमल्स को बहुत बुरी तरह ट्रीट करती है, उन्हें टॉर्चर करती है, उन्हें बहुत ही ख़राब कंडीशंस में रखती है और उन सभी जानवरों के साथ बहुत घिनौना बर्ताव करती है। वहीं कोर्ट में मैत्रेय की मुलाकात होती है चार्वक से, एक लॉयर जो कि उन्हीं के केस का एक हिस्सा है। चार्वक और मैत्रेय की आइडियोलॉजीज मिलने के कारण उनके बीच में दोस्ती हो जाती है और दोनों ही एक दूसरे के बिलीव्स को, एक दूसरे के आइडियाज़ को बहुत बार क्वेश्चन करते रहते हैं। पर तभी मैत्रेय को पता चलता है कि उसे लिवर सिरोसिस नाम की एक बीमारी है, उसे एक लिवर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है और इसी वजह से उसे बहुत सारी दवाइयाँ भी लेनी पड़ेगी। पर मैत्रेय अपने उसूलों के खिलाफ जाने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है। उसे खुद को तकलीफ देकर इस दुनिया से चले जाना मंजूर है, पर वो डिसाइड करता है कि वो कभी इस तरह की मेडिसिन नहीं लेगा। चार्वक को उसकी ये बात बहुत गलत लगती है। वो उसे समझाता है कि उसके ऐसा करने से इन फार्मा कंपनीज पे, इस पूरी दुनिया में किसी भी इंसान पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो उसे अपनी इस सोच से पहले, अपने इन उसूलों से पहले अपनी खुद की जान की परवाह करनी चाहिए। पर मैत्रेय उसकी बात मानने से इनकार कर देता है। ये पूरी कॉन्वर्सेशन आपको फिल्म देखते वक्त और ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी। देखते ही देखते मैत्रेय की हालत बहुत बिगड़ने लगती है। उसके ख़राब लिवर के सिम्टम्स उसकी बॉडी पे साफ साफ दिखाई देते हैं। आखिर में दर्द और तकलीफ इतने बढ़ जाते हैं कि उसे इस बात का एहसास तो दिलाई देते हैं कि अभी वो इस दुनिया से जाने के लिए तैयार नहीं है, और उसे इस बात का एहसास हो जाता है कि ना चाहते हुए भी उसे अपने उसूलों के खिलाफ जाना ही पड़ेगा। उसे उन सब लोगों की मदद लेनी पड़ेगी जिनके खिलाफ वो आज खड़ा है। वो कहते हैं ना, मरता क्या ना करता, और वो लिवर ट्रांसप्लांट के लिए मान जाता है। मैत्रेय की कहानी में हमें ये समझाने की कोशिश की गई है कि कई बार हमारी लाइफ में इस तरह की सिचुएशंस आती है जिनकी वजह से हमें हमारे ही बिलीव्स के खिलाफ जाना पड़ता है, चाहे उस वक्त हमारा थॉट प्रोसेस कितना भी मजबूत हो। हमें उससे बदलना पड़ता है और इस बात में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि हेल्पलेस सिचुएशन में इंसान क्या करे। मैत्रेय, who is trying to live a life of non-attachment, soon reaches a point where he understands that non-attachments does not mean that we should not care about anything, but rather we should not let our attachments control us. सिंपल। और दोस्तों, इस कहानी के ऊपर मैं आपके व्यूज जरूर जानना चाहूंगा। बढ़ते हैं अगली कहानी की तरफ। नवीन एक स्टॉक ब्रोकर है जिसने अभी अभी एक किडनी ट्रांसप्लांट करवाया है, और जो कि एक बहुत ही सिंपल, खाओ पियो ऐश करो काइंड ऑफ लाइफ जीने वाला इंसान है। उसे ये लगता है कि दुनिया में हर इंसान अपनी लाइफ का कोई एक मीनिंग ढूंढने के लिए नहीं आया है। ये एनलाइटनमेंट, ये आइडेंटिटी, ये मॉन्क वाली सोच रखने में उसे बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, और उसकी यही बात उसकी नानी को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। नवीन की नानी उससे बार बार इसी बात पे डिस्कशन, या यूँ कहूँ कि आर्ग्यूमेंट्स करती है कि हर इंसान की लाइफ का एक पर्पस होता है। हमें सिर्फ अपने बारे में ही नहीं, बल्कि अपने लोगों के बारे में, अपनी सोसाइटी के बारे में, इस पूरी दुनिया के बारे में सोचना चाहिए। हमें इस सोसाइटी के वेलफेयर में किसी न किसी तरह कंट्रीब्यूशन देना ही चाहिए। नवीन उन्हें बार बार समझाने की कोशिश करता है कि ऐसा नहीं है कि उसे किसी की परवाह ही नहीं है। उससे जिस वक्त पे जितना बन पड़ता है वो करता है, लोगों के लिए, अपनी फैमिली के लिए, खुद के लिए। पर फिर ट्रांसप्लांट के कुछ ही दिनों बाद उसे पता चलता है कि शंकर नाम का एक पेशेंट जो कि उसी हॉस्पिटल में अपना हेल्थ चेकअप कराने आता है, उसकी बॉडी में एक किडनी गायब है, जो कि किसी दूसरे छोटे से हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने धोखे से निकाल दी थी। नवीन को इस बात पे शक होता है कि उसकी बॉडी में जो किडनी फिट की गई है कहीं वो शंकर की तो नहीं, पर ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन नवीन से शंकर की हालत देखी नहीं जाती, और वो उसे कहता है कि जिसने भी उसके साथ ये किया है वो उन्हें सजा दिलाने की पूरी कोशिश करेगा और उसकी किडनी भी उसे वापस दिलाएगा। और उसे वो आदमी मिल भी जाता है जिसके पास में शंकर की किडनी है। पर नवीन को ये पता चलता है कि उस आदमी को भी इस बात की खबर नहीं है कि शंकर के साथ धोखा हुआ था। वो उनसे रिक्वेस्ट करता है, उन्हें बहुत समझाने की कोशिश करता है कि वो शंकर का पूरा पूरा ख्याल रखेगा और उसे एक दूसरा डोनर भी ढूंढ के देगा। पर नवीन उसकी बात नहीं मानता। लेकिन नवीन को शौक तब लगता है जब शंकर वो पैसे लेने के लिए राजी हो जाता है। नवीन उसे बहुत समझाने की कोशिश करता है कि किसी बॉडी पार्ट की कोई कीमत नहीं होती, उसे कोर्ट कचहरी की हेल्प लेके लड़ना चाहिए। पर पैसों के लालच में आके शंकर नवीन को ये तक बोल देता है कि वो उसका पीछा छोड़ दे। नवीन को अंदर ही अंदर बहुत बुरा लगता है कि उसने एक इंसान की मदद करनी चाहिए और उसे इस बात का ये नतीजा मिला। जब वो अपनी नानी को ये बात बताता है तो उन्हें नवीन के अंदर आए इस बदलाव को देखकर बहुत अच्छा लगता है, और नवीन को भी कहीं ना कहीं इस बात की खुशी होती है कि एटलीस्ट उसने किसी की मदद करने का सोचा तो सही, और फिर वही उससे जितना हो सका उसने किया। दोस्तों, इस कहानी से मुझे ये समझ में आया कि किसी और इंसान के कुछ करने ना करने से, उसकी एक्टिविटीज़ से, उसकी सोच से हमारी आइडेंटिटी पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा।
कभी कभी हम लोग अपनी तरफ से सिर्फ कोशिश ही कर सकते हैं। किसी इंसान को पूरी तरह बदलना, उसे चेंज करना, वो हमारे बस में नहीं है। बस उनके किए गए किसी भी काम का हमारी सोच पर कोई असर नहीं पड़ना चाहिए, जो कि नवीन के साथ हुआ। नवीन को इस बात का गिल्ट है कि शंकर अपनी बात से पलट गया, पर इससे नवीन के मन में ये ख्याल नहीं आया कि अब से वो किसी की मदद नहीं करेगा, बल्कि इसका बिल्कुल उल्टा हुआ। उसे इसी बहाने अपनी लाइफ का एक पर्पस तो मिला। उसे ये समझ आया कि किसी की मदद करने के बारे में, किसी और की ज़िंदगी को बेहतर बनाने के बारे में सोचने से ही हमें जब इतनी खुशी मिलती है, तो फिर इस मदद के बदले में हम कोई रिवॉर्ड क्यों एक्सपेक्ट करें। वो शाहरुख खान ने एक बात बोली थी ना, नेकी कर दरिया में डाल। अब यहाँ पे आप लोगों का भी इस बात से शायद ध्यान थोड़ा भटक गया हो कि इस कहानी में भी कहीं ना कहीं शिप ऑफ थीसिस की थ्योरी इम्प्लाई होती है। याद करो, नवीन की बॉडी का भी एक पार्ट रिप्लेस हुआ है और उसका असर हमें इस कहानी में दिखाई भी देता है। अब देखिए, मैं एक बार फिर से बोल रहा हूँ कि मैं बीच में आपको लाइक और सब्सक्राइब ये सब करने के लिए परेशान नहीं करूँगा, लेकिन इस फिल्म से जुड़े आपके जो भी थॉट्स हैं मेरे साथ में कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करना। अब आ जाता है फिल्म की एंडिंग पे, जहाँ पर ये तीनों कहानियाँ एक दूसरे से कैसे कनेक्ट होती है वो बताया गया है। तो नवीन, मैत्रेय, आलिया और इनके जैसे कुछ और भी लोगों को ये पता चलता है कि इन सबकी बॉडी में जो भी पार्ट्स ट्रांसप्लांट हुए हैं वो सब एक ही इंसान के हैं, एक केव एक्सप्लोरर जो कि अपने सारे ऑर्गन्स डोनेट कर देता है। मैत्रेय, नवीन, आलिया और उन सब लोगों को उसकी शूट की गई एक वीडियो दिखाने के लिए एक म्यूजियम में इनवाइट किया जाता है। और मैं यहाँ वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि कितनी खूबसूरती से इस पूरे सीन को फिल्माया गया है। फिल्म में वो इंसान जिस केव को एक्सप्लोर करने जाता है उसकी पूरी फुटेज शूट करता है और वहीं उन सब लोगों को वहाँ पर दिखाई जाती है। और ये सब भी अंदर ही अंदर सिर्फ एक ही बात सोच रहे होते हैं कि हम सब लोग एक दूसरे से कितने ज़्यादा सिमिलर हैं, एक दूसरे को बिल्कुल ना जानते हुए भी एक दूसरे से कितने ज़्यादा कनेक्टेड हैं। हम सबकी बॉडी में वही ऑर्गन्स हैं, हम सबके पास में वही ब्रेन है। फिर वो क्या है जो हम सबको एक दूसरे से इतना अलग बनाता है? कभी सोचा है इस बारे में? क्या है वो? हमारी आइडेंटिटी, हमारी सोच, हमारा चीज़ों को देखने परखने का नज़रिया, हमारा बिलीफ सिस्टम, हमारी रिलेशनशिप्स या फिर हमारी लाइफ का पर्पस। और अगर हमारे दिमाग से बीते हुए वक्त की सारी यादें मिटा दी जाए, सारी मेमोरीज डिलीट कर दी जाए, तो क्या हम वही इंसान हैं जो हम पहले थे? ज़रा सोच के देखो। इस फिल्म में तीनों कहानियाँ कहीं ना कहीं आपसे एक सवाल ज़रूर पूछेगी कि क्या हमारी फिजिकल एग्जिस्टेंस का हमारी थिंकिंग से, हमारी सोच से क्या सच में कोई कनेक्शन है? क्या हमारी बॉडी में किसी भी तरह के फिजिकल चेंज से हमारी सोच पर असर पड़ता है? बिल्कुल वैसे ही जैसे अगर किसी शिप के सारे पार्ट्स को रिप्लेस कर दिया जाए तो क्या वो अब भी वही शिप है? और अगर वो वही शिप है तो जो उन रिप्लेस किए हुए पार्ट्स से बनेगी वो कौन सी शिप होगी? आप बताइए, विच वन इज़ द शिप ऑफ थीसिस? अब वीडियो ख़त्म हो गई है, पर आई थिंक एक पॉइंट बाकी रह गया, फिल्म का विजुअल स्टाइल। अब देखो यार, इस पॉइंट पे मुझे नहीं पता कि मुझे इतना ज़्यादा नॉलेज है या नहीं कि मैं ये जज कर सकूं कि एक फ़िल्म को विजुअली स्टनिंग कैसे बोलेंगे। मैंने आज तक जितनी भी फिल्म्स देखी है मैं उन्हीं के बेसिस पे बात करूँगा। और मैं सच बता रहा हूँ, शिप ऑफ थीसिस को शूट करने का जो एक स्टाइल है, जिस तरह से आनंद गांधी ने इस फिल्म को डायरेक्ट किया है, पूरी तरह अलग है, किसी भी और फिल्म से पूरी तरह अलग है। और सच में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी इतनी हाई ऑन कंटेंट मूवी में इतने सारे वन टेक शॉट्स मैंने देखे हैं। इस फिल्म की पूरी स्टार कास्ट को, फिल्म के डायलॉग राइटर्स को, फिल्म के डायरेक्टर्स को, सिनेमाटोग्राफर्स को, सबको एक एक नेशनल अवार्ड अलग से दो भाई। इतने लंबे डायलॉग्स सिर्फ एक टेक में बोलना और उन डायलॉग्स को भी इस तरह से प्रेजेंट करना कि मानो आप लोग सच में बातें कर रहे हो। यहाँ कोई फिल्म शूट हो ही नहीं रही है। इस फिल्म में ऐसे काफ़ी सारे सीन्स हैं जहाँ पर लगभग 10 से 15 मिनट तक कैमरा एक भी कट नहीं लेता। और इतने लंबे डायलॉग्स को इतना फ्लुएंटली बोलना, वो भी इतना रियलिस्टिक वे। सच में यार, इस फिल्म की कास्टिंग ना बहुत सोच समझ के की गई है और ये मैं बहुत कम फिल्मों के लिए कहता हूँ। और इस फिल्म की कास्टिंग को परफेक्ट कहना गलत नहीं होगा। फिल्म की सिनेमाटोग्राफी बहुत खूबसूरत है। ऐसा लगता है कि यार ये फिल्म आपको कहीं ना कहीं अपने आप ही खुद से जोड़ रही है। आपको इस फिल्म से कनेक्ट होने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बस आप इस फिल्म को एक बार देखना शुरू करो और खो जाओ अपने आप ही। अब मुझे यार इस फिल्म की सिनेमाटोग्राफी को एक्सप्लेन करने के लिए कोई इतनी बड़ी बड़ी टर्म्स नहीं आती है। हाँ, अगर मुझे इस फिल्म को सिर्फ एक वर्ड में डिस्क्राइब करना हो तो मैं कहूँगा मास्टरपीस। मास्टरपीस इन अ ट्रू सेंस। और जिस तरह के कारनामे आजकल बॉलीवुड में चल रहे हैं, हमें शायद ही फ्यूचर में ऐसी कोई फिल्म वापस देखने मिले। अभी आपको लग रहा हो कि मैं कुछ भी बोल रहा हूँ, पर एक बार ये फिल्म देखो तब समझ में आएगा। तो दोस्तों, यही थे फिल्म शिप ऑफ थीसिस को लेकर मेरे थॉट्स और ओपिनियन। आई नो इस बार वीडियो बहुत लंबी हो गई, पर कभी कभी चलता है। अब ऐसा कंटेंट बार बार तो नहीं बनता ना। और अब एज ऑलवेज लाइक और सब्सक्राइबर्स के नंबर बढ़ाने के लिए आपको बिल्कुल भी तंग नहीं करूँगा। बस मैं आप लोगों से यही चाहता हूँ कि आप लोग इस फिल्म को लेके अपने थॉट्स मेरे साथ में ज़रूर शेयर करें। आपका क्या ओपिनियन है? आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं इस फिल्म के रिगार्डिंग,
कमेंट सेक्शन में आ जाओ, मिलकर डिस्कस करते हैं। अगर आपको इस वीडियो के किसी भी सेक्शन में कोई भी कमी लगी हो तो प्लीज़ अपना फीडबैक ज़रूर देना। आप लोग अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हो ये भी आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। एंड मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। गुड बाय।